देखो हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने अभी पिछली कक्षा में कृषि नीति के लिए जो आवश्यक फ्रेमवर्क था, या यूँ कह लो कि जो रिक्वायर्ड कंडीशंस थी, हमें किन बातों की जानकारी आवश्यक थी, उसके बारे में हमने एक सामान्य लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसको आप कह सकते हैं, कि अब हम जान गए कि हमें कृषि नीति की क्यों ज़रूरत है। तो अब हम लोग सीधे कृषि नीति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी कुछ कंटेंट हमने कहीं कहीं से इकट्ठा कर लिया है, जगह से। तुम्हारी जानकारी के लिए इसमें रहेगा, ठीक है। और ये तुमको हम समझा देते हैं क्या है। एग्रीकल्चर पॉलिसी किसी भी देश की ऑफ ए कंट्री इज़ मोस्टली डिज़ाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ रेजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड आल्सो फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ फार्मर्स विद इन ए डेफिनिट टाइम फ्रेमवर्क। अभी हम लोगों ने सुबह पढ़ा कि कई मुद्दे इम्पॉर्टेंट हैं: उत्पादन, उत्पादकता, किसान की आय और उसका जीवन स्तर। तो अब इतना ही मुख्य रूप से किसी भी की कृषि नीति का उद्देश्य सिर्फ इतने को ही फोकस करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो विस्तार से पढ़ा था पूरे घंटे भर में, उसको हमने एक लाइन में क्या किया कि कृषि नीति का जो मुख्य पर्पज है किसी भी देश का, वो क्या है? उत्पादन को बढ़ाना, उत्पादकता को बढ़ाना, किसान की आय को बढ़ाना और किसानों के सामान्य जीवन स्तर को ठीक करना, ठीक है। दिस पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड फॉर ऑल राउंड एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब जैसे हम 2000 की अगर कृषि नीति की बात करें, तो वह जो कृषि नीति बनाई गई वह एग्रीकल्चर सेक्टर के ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल का मतलब जिसमें ये सब शामिल है। जब हम ओवरऑल कहते हैं तो इसका मतलब कि जो डेवलपमेंट के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये सब शामिल है। उसमें उत्पादकता भी है, उत्पादन भी है, आय भी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है, और इससे जुड़े बाकी फिर सारे मुद्दे आपने देखा कि फिर उससे इनपुट से संबंधित हैं, फिर आउटपुट के बाद मार्केटिंग से संबंधित हैं, फिर लॉजिस्टिक से संबंधित हैं, फिर इनपुट से रिलेटेड जितने भी आइटम है उसमें क्रेडिट से संबंधित है, यानी लोन की बात है। तो ये सब मिला करके जो फोकस करता है उसे हम वो कृषि नीति इन सब को एक साथ फोकस करती है, ठीक है। भारत में कृषि नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू रिमूव मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर रिलेटेड टू इम्प्रॉपर एंड इनएफिशिएंट यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले ही तो इस समस्या को दूर करना कि एक तो हमारे पास साधन कम है, ये तो हमको पता ही है। दूसरे, उनका अपर्याप्त उपयोग होता है, दूसरे उनका मिसयूज़ होता है। तो हमें इसको रोकने के लिए सबसे पहले कृषि नीति बनाने की ज़रूरत पड़ती है। प्रीडोमिनेंस ऑफ लो वैल्यू एग्रीकल्चर, पुअर कास्ट बेनिफिट रेशियो ऑफ द सेक्टोरल एक्टिविटीज़ एंड इनसिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड अदर सेल्फ हेल्प इंस्टीट्यूशंस। ये सब आप ध्यान से देखें तो जो कृषि में सामूहिक खेती की अवधारणा है उसको साइंटिफिक तरीके से नहीं लागू किया जा रहा है। लो कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, जब भी किसी काम को करते हैं तो उसका इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा आधार होता है कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, लागत लाभ विश्लेषण। तो जो लो कास्ट बेनिफिट है कि जो हमारी लागत और लाभ के बीच का जो अंतर है वो बहुत कम है। कभी कभी बहुत सारी फसलों में बहुत सारा डिबेट ऐसा भी चलता है, कभी कभी लागत के बराबर भी हमको दाम प्राप्त नहीं हो पाता है। और वह भी जैसा मैंने आपसे सुबह कहा कि अगर सही सही लागत जोड़ दी जाए ईमानदारी से, तब तो हो सकता है कि बहुत सारी उपज का मूल्य हमको और हमारी लागत से कम मिल रहा हो, ठीक है। और जो सेल्फ हेल्प इंस्टीट्यूशंस है, तमाम स्वयं सहायता समूह बनते हैं, उन संस्थाओं का भी जो विकास है वो प्रॉपर
नहीं है, या उनको दी जाने वाली सुविधाएं पर्याप्त नहीं है, या उनका वह साइंटिफिक स्वरूप जो होना चाहिए वो नहीं बन पाता है। अब देखो मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं हमारी पॉलिसी के। पहला है रेजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट। जो इनपुट हैं उनकी उत्पादकता को बढ़ाना। इनपुट क्या है? इनपुट में बीज है जैसे, तो बीज की उत्पादकता ज़्यादा कब होगी? जब बेहतर क्वालिटी का बीज हमको उपलब्ध होगा। ऐसा बीज हो जो रिफाइंड हो, जिसमें रोग न लगे, जिसमें मात्रा ज़्यादा पैदा हो, जिसकी क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया हो। तो इनपुट जितने भी हैं, इनपुट में बीज है, खाद है, सिंचाई की सुविधा है, तो यानी पर हेक्टेयर या पर एकड़ जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा करने की बात कही जा रही है, इसका मतलब, ठीक है। तो इनपुट की उत्पादकता बढ़ाना, इसके लिए जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप बढ़िया पेस्टिसाइड की सुविधा उपलब्ध करा देते हैं, बढ़िया सिंचाई की सुविधा है ना, बढ़िया क्वालिटी का बीज है, तो उत्पादकता क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ये इनपुट हैं जो उत्पादन को बढ़ाते हैं। अगर ये सब आपके पास अच्छी क्वालिटी के नहीं है तब तो उत्पादकता घट जाएगी, सीधी सी बात है। अब दूसरा, रेजिंग वैल्यू एडेड पर हेक्टेयर। पर हेक्टेयर ये है, ये भी उत्पादकता संबंधित है कि पर हेक्टेयर वैल्यू कितनी ऐड हो रही है, उसको हमें बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। Another important objective of country's agricultural policy is to increase per hectare value added rather than raising physical output by raising the productivity of agriculture in general and productivity of small and marginal holdings in particular. कृषि नीति ऐसी हो कि जिसका फोकस कुल उत्पादन बढ़ाने पर तो हो, ठीक है, उससे ज़्यादा फोकस उत्पादकता बढ़ाने पर हो, वह भी खास तौर से उन किसानों की जो सीमांत और छोटे हैं। वैसे तो सबकी बढ़नी चाहिए जनरल, लेकिन फोकस कहाँ होना चाहिए? सीमांत और छोटे। क्यों होना चाहिए? क्योंकि 86% कौन है? यही छोटे तक हैं। तो आपने जो योजना बनाई वो अगर मान लीजिए 10 हेक्टेयर से ऊपर वाले किसानों को फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो इससे समाज में सबको फ़ायदा नहीं होगा, केवल कितने परसेंट को होगा? 0.57%। आपने डेटा देखा पीछे कि तो बहुत बड़े किसानों के लिए तो आप बनाइए, नो डाउट, क्योंकि उनका भी रोल है, क्योंकि उपज के कुल उत्पादन में वो भले उनका हिस्सा 0.57% है, लेकिन कुल उत्पादन में उनका हिस्सा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उनकी उत्पादकता भी ज़्यादा है, उनका कुल उत्पादन में हिस्सा भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो बड़े पैमाने की बचत लेने में समर्थ हैं। वो बड़ी बड़ी मशीनें खरीद सकते हैं, वो बड़े बड़े सिंचाई के साधन की व्यवस्था कर सकते हैं, उनके पास सब कुछ मशीन से हो सकता है, क्योंकि उनका उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। और छोटे और सीमांत किसान ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पुअर फार्मर्स, जो गरीब किसान हैं उनके हितों की रक्षा करना। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एग्रीकल्चर पॉलिसी इज टू प्रोटेक्ट the interest of poor and marginal farmers by abolishing intermediaries through land reforms, expanding institutional credit support to poor farmers. जो छोटे और गरीब किसान हैं उनको अधिक लाभ देने के लिए उनकी भूमि सुधार का कार्यक्रम आप चला सकते हैं। उनकी जो खेत ऊसर हैं, बंजर हैं, उनको आप मुफ्त में सुधार करके उपजाऊ बनवा सकते हैं। उनको आप बीच में उनके जो मध्यस्थ शामिल हैं उनको हटा करके आप उनकी फसल को सीधे खरीद करके उनका लाभ कर सकते हैं। इसके अलावा जो उन्हें उधार लेना पड़ता है साहूकार से, महाजन से, बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है, उसको आप संस्थागत तरीके से उन्हें ऋण दे करके उस समस्या से आप उनको मुक्त कर सकते हैं। तो इस तरह आप गरीब किसानों की मदद कर सकते हैं। मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण आप कर सकते हैं। कैसे? ये दूसरा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एग्रीकल्चर पॉलिसी का। हियर द पॉलिसी सपोर्ट इंक्लूड्स इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस एंड एप्लीकेशन ऑफ इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल इनपुट्स लाइक HY, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर। आधुनिकीकरण का मतलब है टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, मशीकरण का बढ़ाना, अच्छे खाद का इंतजाम करना, अच्छे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड का इस्तेमाल करना। इन सब के द्वारा हम टेक्नोलॉजी में सुधार
करके उसको आधुनिक बना सकते हैं। चेकिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ इंडिया हैज सेट अनदर ऑब्जेक्टिव टू चेक इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल बेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। देखो, अब कोई भी काम एग्रीकल्चर नहीं, कुछ भी हम करते हैं तो हमारा सबसे पहले फोकस कहाँ जाता है? पर्यावरण पर, क्योंकि पर्यावरण इतना तेज़ी से प्रदूषित हो चुका है कि अब हम कुछ भी करने जाते हैं तो पहले ये देखते हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली कोई काम करें। एक शब्द है बड़ा इम्पॉर्टेंट है, कैसा होना चाहिए? इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो अब खेती में भी हमको कोई ऐसा केमिकल नहीं यूज करना चाहिए जो पोल्यूशन बढ़ाता हो। हम बायो खेती की बात कर रहे हैं ना, तो बायो फर्टिलाइज़र के प्रयोग की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो तरीके हैं जो पर्यावरण को बचाते हैं उन पर फोकस करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग, किसी भी क्षेत्र में अगर आप विकास करना चाहते हैं तो वहाँ नए नए विधियों का, नए नए संसाधनों का, नए नए तरीक़ों का ईजाद होना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी हो सकता है जब उस क्षेत्र में रिसर्च हो, उसमें इनोवेशन हो, उसमें काम हो, उसमें शोध किए जाएं। और ये तब होगा जब उसके लिए जगह जगह रिसर्च सेंटर खोले जाएं। तो इसलिए शोध संस्थानों की स्थापना की जाए और वहाँ इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि कृषि में सुधार के लिए नए नए उपकरण, नए नए संसाधन और नए नए प्रविधि प्राप्त होते रहें। रिमूविंग ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टेकल्स, जो लोकल स्तर पर जो ब्यूरोक्रेसी की लाल फीताशाही है, जिसको आप कहते हैं रेड टेपिज्म कहते हैं, कि वह अधिकारी स्तर पर जो दिक्कतें उत्पन्न होती हैं उनको ईज़िली उपलब्ध नहीं है, या फाइलों में देरी की जाती है, या सही से काम नहीं किया जाता है, इन सारे प्रतिबंधों को भी दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब देखो, हमने 2000 में, जैसा हम लोग अभी कह रहे थे कि ये सारी बातें इसलिए ज़रूरी हैं कि जो हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी आई 2000 में, जो आपकी किताब में लिखी हुई है, कौन सी पॉलिसी लिखी हुई है? नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000। तो हमको बेसिकली उस पॉलिसी में क्या था वह जानने की ज़रूरत है। 28 जुलाई 2000 को एनडीए गवर्नमेंट ने एक पब्लिक नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी को घोषित किया और जिसमें यह तय किया कि संसाधनों के इफ़िशिएंट यूज के द्वारा टेक्नोलॉजी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके, कीमतों को प्रोटेक्ट करके एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट को 4% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया। क्या क्या किया जाएगा उसमें किया गया कि इफ़िशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो संसाधन हैं, सबसे ज़रूरी तो यही है। जैसे साधन कम है ज़्यादा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, जो हैं पहले उनका ही परफेक्ट इस्तेमाल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला है सफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, और तकनीक का इस्तेमाल हो, निजी निवेश को बढ़ा करके, किसानों के कीमतों को संरक्षित करके, और इस WTO के रेजीम में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते हैं कि हम उसका हिस्सा हैं, और कोई भी जब नीति बनती है तो उसका जो असली तार होता है कहाँ से जुड़ा रहता है? वो WTO से जुड़ा रहता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। तो उसके रेजीम में, मतलब उसके अकॉर्डेंस, रेजीम का मतलब क्या होता है कि उसके अकॉर्डेंस जैसे नियम कानून WTO ने बना रखे हैं, हम अपने नियम कानून के इसी के रेजीम में शामिल कर लेंगे, उसी के अनुरूप। तो देखिए, द पॉलिसी एम्ड एट कैटेपुलेटिंग एग्रीकल्चरल ग्रोथ टू ओवर 4% पर एनम बाई 2005। 2000 में आई और ये तय हुआ कि 2005 तक हर वर्ष ग्रोथ रेट क्या होगी? 4% प्रोजेक्ट की गई। दिस ग्रोथ इज़ टू बी अचीव्ड थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर्स इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल, इंस्टीट्यूशनल, एग्रोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल एंड टैक्स रिफॉर्म। ये कह सकते हो कि बहुत बड़े भारी भरकम शब्दों को एक साथ एक जगह लिख दिया गया, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चरल में कुछ नहीं बचा जिसको छोड़ सकते हो। संरचनात्मक परिवर्तन, संरचनात्मक का मतलब कि जितनी रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो सब शामिल हो गई।
इंस्टीट्यूशनल संस्थागत जितना भी वित्तीय संस्थाएं, विपणन की संस्थाएं, जितनी भी संस्थाएं हैं, खरीदारी की संस्थाएं, सबको शामिल कर लिया। ठीक है। एग्रोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर। एग्रोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया कि पूरा यानी सारे सिद्धांत जो एग्रीकल्चर के हैं सबको प्रयास किया जाएगा इंक्लूड करने का। एग्रोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया कि इकोनॉमिक्स स्पेशली विच स्टडीज अबाउट द एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमिक्स हो गया, चाहे उसको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को सीधे सीधे आसानी से। ठीक है। इन्वायरमेंटल, पर्यावरण से संबंधित सारे मुद्दे, इकोनॉमिकल, आर्थिक सारे मुद्दे, और टैक्स रिफॉर्म, कर में सुधार से संबंधित सारे मुद्दे। तो अब बचा क्या जरा बताओ इसके अलावा? यानी सब कुछ पर फोकस किया जाना, और वैसे होना भी चाहिए। अगर आप कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो जब तक सारे इश्यू को फोकस नहीं करेगा तो एक तरफ बहुत अच्छा कर देंगे और दूसरा खराब रहेगा तो फिर बैलेंस नहीं होगा। सबको ठीक करना पड़ेगा, हर सेक्टर को। खाद बढ़िया मिल रहा है तो सिंचाई भी मिलनी चाहिए, उपज ज़्यादा हो रही है तो उत्पादन हो गया तो बिकने का भी अरेंजमेंट होना चाहिए, बिकने का अरेंजमेंट अगर हो गया तो समय से पैसा मिल जाना चाहिए। कहीं भी अगर एक चेन फेल हो गई तो सारी चेन क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी। तो the policy formulation has been necessitated due to the relatively poor growth of agriculture experienced during the 90s। जो 2000 में नीति आई उसके पीछे कारण ये था कि 90 के दशक में जो कृषि की विकास दर थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी और उसको ठीक करने के लिए एक नई कृषि नीति की आवश्यकता थी। The policy document observed capital inadequacy, lack of infrastructure, support and demand side constraints such as controls on movement, storage and sale of agricultural products, etc. अब देखो जो देखा क्यों गया कि क्यों आखिर कृषि की विकास दर कम है, तो उसमें पाया ये गया कि एक तो पहली बात पूंजी कम है कृषि में, लैक ऑफ कैपिटल है। दूसरा डिमांड साइड के सपोर्ट के तमाम कॉन्स्टेंट हैं, अर्थात मांग की दिक्कत है। पैदा तो हो जाता है लेकिन मांग की दिक्कत है। तो मांग साइड्स में क्या दिक्कत थी? उसके मूवमेंट पर कंट्रोल है, कहीं भी आप बेचना चाहे तो नहीं बेच सकते। जैसे इस समय जो नया वाला कानून है उसमें यही बात है कि अब आप चाहे जहाँ बेच सकते हैं, तो मूवमेंट पर कंट्रोल है। स्टोरेज की प्रॉब्लम है, सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की दिक्कत है, किसी पदार्थों की बिक्री की समस्या है। यानी बिक्री, मूवमेंट, स्टोरेज, ये तीन शब्द ध्यान रखिए। बिक्री, मूवमेंट, स्टोरेज। और नया वाला कानून इन्हीं तीनों पर फोकस है। बिक्री चाहे जहाँ करो, मंडी से मतलब नहीं है। स्टोरेज, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में परिवर्तन हो गया, अब चाहे जितना स्टोर कर लो तुम गोदाम बना करके ना, तो स्टोरेज हो गया। और सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो अब जब सेल का कोई वही नहीं, चाहे जहाँ बेचिए, खत्म हो गया। और इन सब का असर ये था कि कृषि सेक्टर पर लगातार असर हो रहा था और कृषि विकास की दर अच्छी नहीं थी। और परिणाम स्वरूप 90 में जो कृषि विकास दर थी वो कम होती चली गई। As the agriculture sector ensures the food security and nutrition to the huge size of population of India and also supplies huge quantity of raw materials for expanding industrial base along with creating surplus for exports, thus a fast and equitable reward system for the farming community along with attaining faster growth rate of the sector should be the important component of agriculture reform। चूँकि कृषि जो है वह सबको खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है और सबको न्यूट्रिशन देती है। हम अब जिंदा कैसे हैं? कृषि पदार्थ को खा करके ना। और एक तरफ तो ये काम करती है, दूसरी तरफ औद्योगिक क्षेत्र के लिए रॉ मटेरियल उपलब्ध कराती है। इसलिए ये अनिवार्य हो जाता है कि कृषि क्षेत्र को सुधार किया जाए और उसकी जो इनकम है, जो फार्म की कीमत है, उसे सम्मानजनक तरीके से मेंटेन किया जाए, क्योंकि वह अगर ठीक रहेगा तभी ये दोनों चलेंगे, हम आप भी जिंदा रहेंगे और उद्योग भी चलता रहेगा। तो कृषि
अप्रत्यक्ष रूप से दोनों को जिंदा रखने के लिए जिम्मेदार है, बल्कि कहें कि प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है, तब भी गड़बड़ नहीं होगा। तो कृषि को बेहतर तरीके से, तो कह रहा है इसलिए कि जो फार्मिंग कम्युनिटी है उसका तेज़ी से विकास भी हो और एक इक्विटेबल रिवार्ड। इक्विटेबल रिवार्ड का मतलब इक्वल नहीं, ध्यान दीजिए, इक्वल और इक्विटी में अंतर होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। जैसे सबको समान अवसर दे दिया जाए, यानी सबको नौकरी दे दी जाए एक तरफ से, ये बात सही है कि सबको उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी दे दी जाए, ये सही है। आप सब लोगों का जाए सबको बना दीजिए अध्यापक इंटर कॉलेज का, तो ये संभव है? सबको बना देना समानता की बात है, लेकिन उनकी योग्यता के अनुसार बनाना इक्विटी की बात है, ये समता है, ये समानता नहीं है। सबको अपनी योग्यता से अवसर मिलना चाहिए, यानी अवसर की समानता होनी चाहिए, सबको समान अवसर नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिए, अवसर की समानता होनी चाहिए। जैसे जो चाहे जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, लेकिन योग्यता से मिलना चाहिए। तो इक्विटी का मतलब होता है योग्यता से, और केवल इक्वल का मतलब होता है कि उसमें कुछ देखा नहीं जा रहा है, सबको 5-5 रुपया दे दीजिए, ये क्या हो गया? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन देते समय उनकी जिम्मेदारियों को ध्यान रख करके, इनके घर में एक ही लोग हैं, उनके घर में 2 लोग हैं, उनके घर में 3 लोग हैं, तब इनको 5 रुपया, उनको 10 रुपया, उनको 15 रुपया, यहाँ भी बराबर ही दिया जा रहा है देखा जाए तो। लेकिन ये बराबर कैसा है? इक्विटी वाला है, ये इक्वल नहीं है। तो इक्विटी में जस्टिस इन्वॉल्व होती है और समानता में जस्टिस इन्वॉल्व नहीं है। इक्वल होने में जस्टिस नहीं है, लेकिन इक्विटी में जस्टिस है। तो कह रहा है तो इसलिए क्या कह रहा है? इक्विटेबल रिवार्ड है, बराबर रिवार्ड की बात नहीं कर रहा है वो जो जस्ट है, फेयर है, जो उचित है, वो उसको मिलना चाहिए। इस तरह से 2000 की जो नेशनल पॉलिसी थी उसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित तय हुए। पहला क्या था कि एनुअल ग्रोथ रेट कृषि का 4% होना चाहिए। अटेनिंग ए ग्रोथ विच इज बेस्ड ऑन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड आल्सो मेक्स प्रोविजन फॉर कंजर्वेशन ऑफ आवर सॉइल, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी। इस 4% के लक्ष्य को तो प्राप्त किया जाएगा, साथ साथ में उनका संरक्षण किया जाएगा। किसका? भूमि का, सॉइल का, मिट्टी का संरक्षण, यानी मिट्टी का उपजाऊपन बना रहे, बंजर न होने पाए। संरक्षण का मतलब, कंजर्वेशन मतलब क्या है? जो क्वालिटी है वो बनी रहे, वो खराब ना हो। साथ में पानी और जैविक विविधता भी बनी रहे। बायोडाइवर्सिटी का मतलब जैविक विविधता, ये आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ये जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, तरह तरह के जीव, तरह तरह के जानवर, तरह तरह की वनस्पतियाँ, तमाम तरह के कीड़े मकोड़े, ये सब मिल करके, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस धरती पर कुछ भी अनावश्यक और बेकार नहीं है, जान लीजिए। जो कुछ भी है, एक आपको छोटा सा कीड़ा कहीं चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो अभी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आप हैं, क्योंकि उसका अपना महत्व है। वो नहीं रहेगा तो एक दिन सृष्टि उससे भी प्रभावित होगी, ये जान लीजिए। केचुआ आपके खेत में मिलता है, आपको लगता है फालतू का है, लेकिन केचुआ भी इस धरती और इस पूरे तंत्र के लिए उतना ही जिम्मेदार और उपयोगी है जितना आप हैं। आप अपने आगे सबको समझते हैं कि सब बेकार है, लेकिन आप जितने महत्वपूर्ण, उतने महत्वपूर्ण एक सबसे वह गंदा कीड़ा है जो नाली में रहता है, उसकी भी भूमिका क्या है? उतनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसा काम कर रहा है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता, और इस पर्यावरण को, इस तंत्र को, इस सिस्टम को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है ना। अटेनमेंट ऑफ ग्रोथ विथ इक्विटी, समता के साथ विकास की बात है, उसको प्राप्त करना। अटेनिंग ए ग्रोथ हुज इम्पैक्ट वुड बी वाइड स्प्रेड अक्रॉस रीजन्स एंड डिफरेंट क्लासेज ऑफ द फार्मर्स। ऐसे विकास को सुनिश्चित करना जो विभिन्न वर्गों और विभिन्न क्षेत्रों को एक समान प्रभावित करे। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को फायदा हो जाए, कुछ लोगों को
ना हो, ऐसा नहीं है। अटेनिंग ए ग्रोथ दैट इज डिमांड ड्रिवन एंड कैटर to the need of domestic markets and ensuring maximization of benefit from exports of agriculture products in the face of challenges from economic liberalization and globalization। जो आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण हुआ 91 में, उसके परिप्रेक्ष्य में कृषि के उत्पाद को न केवल बढ़ाना, न केवल आत्मनिर्भर होना, बल्कि निर्यात अतिरेक को उत्पन्न करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बड़े पैमाने पर अपने उत्पाद को बेचने के लक्ष्य को निर्धारित किया गया कि इतना हो कि इस तरह से हम अधिक से अधिक लाभ भी प्राप्त करें और निर्यात भी अधिक से अधिक कर सकें। अटेनिंग ए ग्रोथ दैट इज सस्टेनेबल टेक्नोलॉजिकली, इन्वायरमेंटली एंड इकोनॉमिकली। देखो ये सब बहुत बड़े बड़े शब्द हैं। जब आप कहते हैं कि सस्टेनेबल ग्रोथ को इंश्योर करना, और वह सस्टेनेबिलिटी कहाँ कहाँ, टेक्नोलॉजी में भी, इन्वायरमेंट में भी और इकॉनमी में भी। अर्थात कोई भी जब टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करें तो ये ध्यान रखें कि यह टेक्नोलॉजी इस तरह इस्तेमाल होगी कि आज का काम तो करेगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी के हित को किसी तरह से प्रभावित नहीं करेगी। जब आप इस उद्देश्य से कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि सस्टेनेबल यूज़ है। यूज कैसा है? संपोषित प्रयोग है। तो टेक्नोलॉजी की सस्टेनेबिलिटी का मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज आप इस्तेमाल तो करिए और कल भी दूसरे के काम आए, ठीक है। पर्यावरण की सस्टेनेबिलिटी का मतलब, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि आज अगर जौनपुर में हम लोग सब लोग घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, हवा साफ़ है, तो जौनपुर का ऐसा इस्तेमाल करिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी जौनपुर में जब घूमे तो उसे मास्क न लगाना पड़े। इसे कहेंगे सस्टेनेबल। अर्थात चीज़ों को जैसे है अगर कम से उससे अच्छा नहीं कर सकते तो इट इज़ योर ड्यूटी टू ट्रांसफ़र द रिसोर्सेज वट एवर यू हैव और वट एवर यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम योर एंसेस्टर, जस्ट टू ट्रांसफ़र टू योर कमिंग जनरेशन either in better way or at least in the same way as you have received it from your ancestors। जो आपके पास जैसे है, ईमानदारी से जो आपने पाया है, या तो अपने आने वाली पीढ़ी को इससे अच्छा दीजिए, या कम से कम इतना तो निश्चित करिए कि जितना पाए हैं उतना दीजिए। जैसे आपके पिताजी ने आपको अगर 1 बीघा ज़मीन दी मान लीजिए, तो आपका फर्ज है कि अपने बेटे को आप 2 बीघा ज़मीन दीजिए। अगर 2 बीघा नहीं दे पाते हैं इन केस मान लीजिए, तो 1 बीघा तो पक्का दीजिए, उसे आधा बेचकर करने का आपको अधिकार नहीं है। वह आपको सिर्फ मिला है यूज़ करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, आपको उसे बेचने के लिए नहीं मिला है, यानी डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं मिला है, आपको यूज़ करने के लिए मिला हुआ है। बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से इकोनॉमिक सेक्टर में, इन्वायरमेंट के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में वी हैव टू मेंटेन द सस्टेनेबिलिटी। हमें उसकी संपोषित स्वभाव को बनाए रखना है कि जैसे है ऐसे आने वाले पीढ़ी को भी काम आना चाहिए। अब सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर का मतलब क्या लिखा है इसमें देखो, द न्यू पॉलिसी सीक्स टू इंट्रोड्यूस इकोनॉमिकली वायबल, टेक्निकली साउंड, इन्वायरमेंटली नॉन डिग्रेडिंग and non-hazardous and socially acceptable use of natural resources of the country for promoting the concept of sustainable agriculture। संपोषित कृषि का मतलब उसमें ऐसी ही टेक्नोलॉजी, ऐसा ही खाद, ऐसी ही बीज, ऐसी ही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी जो इसकी क्वालिटी को ख़राब नहीं करेगी और आने वाली पीढ़ी को एज सच ट्रांसफ़र होती चली जाएगी। ठीक है। In order to fulfill this strategy, the following measures are suggested। इस पॉलिसी में इस स्ट्रेटजी को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए गए। टू यूज़ अनयूटिलाइज्ड बैरन वेस्ट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड एफॉरेस्टेशन। तो कहा गया कि पहले तो जो बंजर और अप्रयुक्त भूमि है उनका प्रयोग शुरू कर दीजिए, या तो खेती में या तो जंगल लगाने में, फॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे लगाने में कर दीजिए। To contain biotic pressures on land and to control indiscriminate division of agricultural lands of non-agricultural uses। तो इसमें कृषि और गैर कृषि प्रयोग के बीच में जो भूमि का बंटवारा है उसका बायोटिक और एबायोटिक जो
स्वरूप है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत पर बल दिया गया। तो एनहांस क्रॉपिंग इंटेंसिटी थ्रू मल्टी क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब होता है फसल की तीव्रता, जैसे एक खेत में कितनी बार आप फसल उगा पाते हैं। तो उसका तरीका क्या है कि मल्टी क्रॉपिंग, एक ही ज़मीन में कई फसल पैदा करिए, या इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग का मतलब कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फसल को एक साथ कई फसल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे होगा? जैसे आपने पेड़ लगा दिया, पहले आम का पेड़ लगा है खेत में, और नीचे जो जगह बची वहाँ आपने धान लगा दिया, तो मल्टी क्रॉप हो गई। अब कभी कभी आप देखते हैं गाँवों में क्या होता है, जैसे मटर के फल लगा, उसमें सरसों का फल पेड़ लगा हुआ है। तो आप ये तय करिए कि किसके साथ क्या बेहतर होगा, ठीक है। मतलब एक तरह से इंटेंसिव यूज़ है, गहन उपयोग खेती का, सुविधाओं का, इन सब का हम करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो एम्फसाइज रेशनल यूज़ ऑफ ग्राउंड एंड सरफेस वाटर so that over exploitation of groundwater resources can be checked, to adopt better technologies such as drip, sprinkler, irrigation system so as to arrange more economic and efficient use of water। देखो पानी का सदुपयोग बहुत ज़रूरी है, तो ग्राउंड वाटर का खास तौर से, तो ग्राउंड वाटर का पानी इस्तेमाल करते समय कोशिश करना चाहिए कि दुरुपयोग ना हो। तो उसके लिए हम ड्रिप विधि सिंचाई करें, स्प्रिंकल का इस्तेमाल करें। जैसे जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे गांव में सिंचाई कैसे होती है, मशीन चला दी और ज़मीन से पानी नाली के पूरा बहता हुआ खेत में जा रहा है। तो जितना पानी ग्राउंड से निकल रहा है उतना पानी खेत में नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि वो रास्ते में पानी रिस रहा है, कहीं कट के बह जा रहा है। और खेत में जहाँ एक पौधा सिर्फ लगा है और जिसको सिर्फ 25 ग्राम पानी चाहिए सिंचाई होने के लिए, वहाँ उसको 25 ग्राम पानी देने के लिए हज़ारों लीटर पानी बहता हुआ जा रहा है, तब कितना उसको मिल रहा है। तो ऐसी व्यवस्था करो कि सीधे उसको 25 ग्राम पानी मिल जाए, इतना पानी क्यों बहे यहाँ से वहाँ पर। तो उसके लिए ड्रिप मेथड, स्प्रिंकल या पाइप के द्वारा सीधे, आजकल अब तो खैर वो मिट्टी वाली नाली से पानी लोग कम ले जाते हैं, पहले उसमें पानी का वेस्टेज बहुत होता था, अब तो लोग पाइप लगा देते हैं तो पानी नुकसान कम होता है। खैर टू अडॉप्ट वाइगरसली लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव प्लान फॉर सस्टेनेबल रेन फेड एग्रीकल्चर बाई अडॉप्टिंग वाटर सेट अप्रोच and water harvesting method for development of 2/3 of cropped area of the country which is dependent on rainfall। 2/3 हमारी पूरी की पूरी खेती किस पर आश्रित है? वर्षा पर आश्रित है। तो हमको वर्षा के पानी को हार्वेस्ट करने की ज़रूरत है, उसकी सुरक्षा और संरक्षा करने की ज़रूरत है, उसके लिए योजना बनाई जाए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स विल बी साउट इन द डेवलपमेंट ऑफ पास्चर्स, फॉरेस्ट्री प्रोग्राम on use public wasteland by providing adequate financial incentive and entitlement of trees and pastures। जो किसान और भूमिहीन मजदूर हैं, लैंडलेस लेबरर्स हैं, इनका उपयोग करके जो चारागाह है या फालतू ज़मीन है वहाँ हम पेड़ पौधे लगा करके और इसको उपयोगी बना सकते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। In order to meet the growing pressure of population growth and to provide food and nutritional security to such a large population, special efforts will be made for raising the productivity and production of crops and thereby to meet the requirement of raw materials of expanding agro-based industries. Special stress will be made for the development of new crop varieties, especially food crops with higher nutritional values। चूँकि खेती का सबसे बड़ा उद्देश्य सबको भोजन उपलब्ध कराना और पोषण उपलब्ध कराना, इसलिए उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये कहा गया कि किसी क्रॉप की वैरायटी का विकास किया जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे सुधार करके उसे उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। फूड की क्रॉप की वैरायटी नई पैदा की जाएगी जिससे उत्पादकता बढ़े और उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़्यादा हो। जैसे केवल गेहूँ पैदा हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, गेहूँ में न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़्यादा आए यह ज़रूरी है, तो इसके लिए प्रयास किया जाएगा। द पॉलिसी हैज़ पेड ड्यू एम्फेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेन फेड इरीगेशन, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, रूट्स एंड ट्यूबर प्लांटेशन क्रॉप्स, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स, बी कीपिंग, सेरिकल्चर, augmenting food supply and boosting exports along with generation of employment in rural areas। जो पॉलिसी बनी 2000 की उसका उद्देश्य मुख्य रूप से कुछ खास
जैसे रेनफेड जो इरिगेशन था उसको सुरक्षा प्रदान करना या उसको बढ़ाना, हार्टिकल्चर, उद्यान विभाग को से संबंधित खेती का विकास करना, फूलों का, फ्लोरिकल्चर का, जड़ वाले जो ट्यूब वाले जो पौधे हैं उनका विकास, ज़्यादा उत्पादन, प्लांटेशन करना, जो सुगंध एरोमेटिक हैं, जो सुगंध वाले पौधे हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो दवाई वाले पौधे होते हैं, इन सब का विकास करके मधुमक्खी पालन है, रेशम पालन है, इन सब को तेज़ी से विकसित करके न केवल एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए बल्कि रोजगार के भी ढेर सारे अवसर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जाए। हाई प्रायोरिटी हैज़ आल्सो बीन गिवन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हस्बेंड्री, डेयरी, पोल्ट्री and diversify agriculture, increasing animal protein availability in food basket and also for generating exportable surplus। जैसे आपने वहाँ देखा उसी तरह से हस्बेंड्री, डेयरी, पोल्ट्री, पशुपालन है, डेयरी पालन है और पोल्ट्री, मुर्गी पालन है, इन सब का विकास करके भी एक तरफ निर्यात को बढ़ाना, दूसरी तरफ रोजगार के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर उत्पन्न करना है। The policy also encourages the cultivation of fodder crops and fodder trees so as to meet the growing need of the feed and fodder requirement. The policy has encouraged the involvement of cooperatives and private sector for the promotion of development of animal husbandry, dairy, poultry। चारे का उत्पादन बड़े पैमाने पर करने के लिए चारे के उत्पादन में विशेष रूप से फोकस किया गया और इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करके मुख्य रूप से जो हस्बेंड्री है, पोल्ट्री है और डेयरी है, इनके विकास पर विशेष जोर दिया गया। डेवलपमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। द पॉलिसी सजेस्टेड दैट द गवर्नमेंट शुड इनकरेज एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी, प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। मतलब कि हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। खेती के पहले टेक्नोलॉजी का प्रयोग, खेती के बाद टेक्नोलॉजी का प्रयोग। मोरओवर द गवर्नमेंट विल मेक ए फ्रेश अटेम्प्ट टू मूव टुवर्ड्स ए रेजीम ऑफ फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज इन ए प्लीज्ड मैनर। द गवर्नमेंट विल आल्सो अंडरटेक स्पेशल मेजर्स फॉर एम्पावरिंग वुमेन एंड आल्सो टू बिल्ड देयर कैपेबिलिटीज फॉर इम्प्रूविंग देयर एक्सेस टू इनपुट्स, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस एंड अदर फार्मिंग रिसोर्सेज। इसमें यह भी कहा गया कि सरकार यह इनिशिएटिव लेगी कि जो महिलाएं हैं उनको एम्पावर किया जाए, उनको इनपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें ओनरशिप डेवलप की जाए, अर्थात जो इनपुट हैं वो उनके स्वामित्व में रहें और उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाए, उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराई जाए, इस पर विशेष प्रयास किया जाएगा। इंसेंटिव्स एंड इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। जो कृषि में कोई इंसेंटिव और इन्वेस्टमेंट, इंसेंटिव माने कोई लालच आप दीजिए तब न कोई आएगा, और इन्वेस्टमेंट का वो कैसे होगा, इसके लिए आपको प्रयास करना है। द पॉलिसी सजेस्टेड दैट गवर्नमेंट शुड मेक एडिक्वेट एफर्ट्स फॉर इम्प्रूविंग द टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर एग्रीकल्चर अलॉन्ग विद एसोसिएटेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट्स विल बी made to review and rationalize the structure of taxes on food grains, other commercial crops and also excise duty on farm machinery and implements. The government has committed to keep agriculture outside purview of taxes and decided to continue the present regime of agriculture subsidies। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि कृषि और अन्य क्षेत्र के बीच का जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है उस पर बहुत गहराई से विचार करने की ज़रूरत है। ये बना रहे, कृषि और उद्योग के बीच जो आदान प्रदान है उसका में जो रेट ऑफ चेंज है, एक्सचेंज है, इसका निर्धारण प्रॉपर हो। इसके लिए ज़रूरी है कि जो एग्रीकल्चर से संबंधित मशीनरी और प्लांट हैं उनके ऊपर आप एक्साइज कितना लगाते हैं, टैक्स कितना लगाते हैं, उसको रेशनलाइज करिए, उसका मूल्य कंट्रोल करिए, क्योंकि उसका मूल्य कम होगा तो कृषि की लागत कम होगी, कृषि की लागत कम होगी तो कृषि और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बीच में जब एक्सचेंज होगा तो इसको लाभ ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह रेशनलाइज करके टैक्स के द्वारा, एक्साइज के द्वारा, सब्सिडी के द्वारा इन सब को मेंटेन करके जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो कृषि के पक्ष में बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसका प्रयास नई नीति में किया जाने की घोषणा की गई। देखो जितनी भी समस्याएं हैं और सब
चाहे जो आपके दिमाग में आ रही हैं, सब बड़े बड़े शब्दों में पॉलिसी में लिखी रहती है, लेकिन इसका ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है और कितना इससे किसान को फ़ायदा होता है, वो मुद्दा अलग हो जाता है। जितना लिखा गया अगर ये सही में लागू होता तो सारे किसान हवाई जहाज़ से चल रहे होते। भाई सबको बेहतर सब कुछ मिल जाता ना, लेकिन ग्राउंड पर वो उतना नहीं हो पाता। मैंने आपसे कहा भी है कि पॉलिसी प्रोजेक्शन होती है और ग्राउंड पर क्या होगा ये अन्य बातें समान रहें और बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। तो जब सब लोग ठीक होते हैं तब कोई पॉलिसी ठीक होती है, उसमें किसी एक व्यक्ति के ठीक होने से पॉलिसी ठीक नहीं होती है। द न्यू पॉलिसी स्टेटमेंट एक्सेप्टेड द प्रॉब्लम ऑफ फॉल इन पब्लिक सेक्टर investment in agriculture sector and decided to step up public investment for narrowing regional imbalances and also for accelerating development of supportive infrastructure। ये स्वीकार किया इस नीति में कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, उसे बढ़ा करके जो सेक्टोरल इम्बैलेंस है उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इन एडिशन टू दिस प्राइवेट sector investment in agriculture will be encouraged in some sophisticated areas like agriculture research, post-harvest management, marketing and human resource development. Moreover, attempts should be made for setting up agro-processing units in collaboration between the producer, cooperatives and corporate sector. इसमें खेती में प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट करने की बात हुई कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना करके या कॉरपोरेट सेक्टर को बुला करके जो पोस्ट हार्वेस्टिंग की बात किसकी है, मार्केटिंग में, प्रोसेसिंग में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, स्टोरेज में, जहाँ ज़्यादा पैसा लग रहा है वहाँ उनको इनवाइट करके ये सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। थोड़ा सा कल पढ़ लेंगे हम लोग ना।